लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का फॉरेन एलएलपी, मतलब ऐसी एलएलपी जो कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया के बाहर, अब इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, क्या बोला मैंने? ऐसी एलएलपी जो कहाँ रजिस्टर्ड है, फॉरेन में, जो इंडिया में आके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती है। और मुझे बताइए, इंडिया में अगर अपना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहेगा, वेदर इट इज़ एज एलएलपी और कंपनी, एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली उसको इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। जो इंडिया में एलएलपी में कंप्लायंसेस होते होंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो तो फॉरेन एलएलपी सेक्शन 59, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स। मे आ गया मतलब क्या होता है मालूम है आपको? मे का मतलब ऑप्शनल, बना सकते हैं, फॉर प्रोविजन इन रिलेशन टू द establishment of place of business in India by a foreign LLP carrying on their business। अब यहाँ उनको इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा। उसका एक तरीका बता सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे आपको इनकॉर्पोरेट होना है, कैसे आप पे एप्लीकेशन लगेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, कैसे प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा 1956 या 1956 के बाद वाला, जो भी मैकेनिज़्म, जो भी चीज़ें उनको लगेंगी अप्रोप्रिएट लगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एलएलपी के लिए बना सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, थोड़े से मॉडिफिकेशन तो आप कर सकते हो ना। देखो एक फ़र्क क्या है, जब हम देश के अंदर किसी को काम करवाते हैं तो हम कठिन से कठिन कानून रखते हैं, रिजिड, स्टैटिक। क्या हमें पता है देश के लोग बिजनेस करेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर जब देश में किसी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे देश में, तो वहाँ लिबरल रूल्स रखते हैं हम लोग, थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। तो जो एलएलपी इंडिया में ही बनी, इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुई, उसके लिए जो रूल्स हमने बनाए ना, उसमें थोड़े सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। किसके लिए? फॉरेन एलएलपी के लिए। कुछ कंप्लायंसेस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिड्यूस या कम करने की कोशिश करेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट हमको लगेगा। ठीक है, बराबर है। कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करवा देंगे, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएशन और क्या होगा? 2013 फॉलो नहीं करवा रहे। छोटा सा पॉइंट था, ख़त्म हो गया है। अब है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। देखो एक बात ध्यान रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, पहले आप कंपनी को वाइंड अप करो, फिर डिसॉल्व करो अपनी एसेट्स को, है ना? डिसॉल्व करो एसेट्स को, काय में? कैश में रियलाइज़ करो, और जो भी लाइबिलिटीज़ आपकी थी उसको। ये प्रोसेस होती है, ऐसे ही नहीं होता है। जो कोर्ट होता है आपका या ट्रिब्यूनल, ये एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, लिक्विडेटर ऑफिसर। वो इस प्रक्रिया को, है ना, इस वाइंडिंग अप प्रोसीजर को पूरी तरीके से कंट्रोल्ड करता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेट करता है। वो क्या लिखा है? पहले तो क्या लिखा है? सेक्शन 63 बोलता है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। या तो खुद से वाइंड अप हो रहे हैं, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा, प्रॉफिट्स नहीं है ना? ओके, यही रीजंस होते हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, मोस्टली तो बिजनेस होता है, प्रॉफिट्स नहीं है, या फिर किसी के कहने पर। तो वो किसके ऑर्डर्स पे वाइंड अप होते हैं? फिर आप ट्रिब्यूनल के पास आपकी शिकायत जाती है, नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल के पास, कि भाई इन्होंने लोगों का इंटरेस्ट डुबाया, या जो भी इन्वेस्टमेंट थे उसका पैसा बराबर नहीं दे रहे हैं, जो बिज़नेस है वो लॉफुल नहीं है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अब किन सर्कमस्टांसेस में एलएलपी वाइंड अप होगी? किसके द्वारा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा, सेक्शन 64। अब एलएलपी में भी देखो मैं आ गया, यानी ऐसा हो सकता है, कंपल्शन नहीं है, बाय द ट्रिब्यूनल इफ़ द एलएलपी डिसाइड, एलएलपी खुद चाहती है मैं वाइंड अप होना चाहती हूँ, नहीं चल रहा होगा ना बिजनेस, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे होंगे, है ना, कोई गुंजाइश नहीं होगी एक्सपांशन की, तो आप ट्रिब्यूनल को खुद बोल दो कि हम खुद चाहते हैं कि वाइंड अप हो जाए। तो ट्रिब्यूनल उस प्रोसीजर को लिक्विडेटर ऑफिसर को अपॉइंट करके आगे बढ़ाएगा। 6 महीने गुजर चुके हैं, ये दूसरी कंडीशन है, 6 महीने गुजर चुके हैं,
और एलएलपी के जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 2 से कम हो चुके हैं, मतलब 1 हो गया है। तो अपन ने पढ़े थे कि जब मिनिमम नंबर से कम हो जाएंगे तो अगले 6 महीने में आपको एनी हाउ 2 या 2 से ज़्यादा करने होंगे, जो आपने नहीं किया। तो ये तो रूल्स के खिलाफ हो गया। देखो ये तो रीज़न मैंने ही बताया आपको, इफ़ दे आर नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स टू द बैंक्स, टू द इन्वेस्टर्स, है ना, तो इनको पैसे नहीं दोगे तो फिर तो भाई वाइंड अप तो करना ही पड़ेगा, इन्हीं को तो पैसे जाएंगे। इफ़ एलएलपी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द लिबर्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की अखंडता, एकता, फ्रीडम को ख़तरे में डाला हमने, सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला। यानी ऐसा कोई काम कर रहे हैं हम, ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हैं जो देश की इंटीग्रिटी को, लिबर्टी को, अखंडता को, देश की रेपुटेशन को, सिक्योरिटी को हर्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी, एक ताज़ा एग्जांपल है, मान लो कोई एलएलपी है, फॉर एग्जांपल एबीसी, वो अभी भी किसी चाइनीज़ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रही है। वो चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में शायद बैन हो चुकी है, मैं उस चाइनीज़ कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो हुआ ना, पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ हुआ ना काम, स्टेट के ख़िलाफ़ हुआ, स्टेट मतलब देश के ख़िलाफ़ हुआ, इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ हुआ। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली वाइंड अप कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इफ़ एलएलपी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट इन, आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को फाइल नहीं किया रजिस्टर के पास, वो मैंने बताया था ना आपको, मैंने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है, आपको सॉल्वेंसी बताता है, जो आपके एनुअल रिटर्न्स आपने फाइल नहीं किए, कितने साल नहीं किया आपने ऐसा, कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 साल से ना आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, अलॉटमेंट रिटर्न होता है ना जिससे मैंने पढ़ाया था आपको, और अपने बैंक अकाउंट भी नहीं दिखा रहे हो, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट्स, तो ये जब नहीं होगा, 5 साल से नहीं दिखा रहे हो मतलब नहीं हो रहा होगा, तो ऐसी एलएलपी को चलने का अधिकार नहीं, हमको वाइंड अप हो जाना चाहिए। या फिर आखिरी रीज़न है जो बहुत ही कम होता है, ट्रिब्यूनल को लगा उन्हीं की ओपिनियन में कि इट इज़ जस्ट, यानी सही है और इक्विटेबल है, फेयर है कि उनको वाइंड अप कर दिया जाए। अब वो क्या रीज़न होगा इस वक्त वो ट्रिब्यूनल ही बता सकता है। ऊपर के रीज़न से अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर ये रीज़न तो अपने आप एप्लीकेबल हो ही जाएगा। रूल्स और वाइंडिंग, अब रूल्स कहाँ लिखे हैं इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है इनके रूल्स, किस तरीके से इनको वाइंड अप किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल बनाने का काम किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम किसी और को भी, किसी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। लास्ट है मिसलेनियस अदर, जो हम लोग प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर विथ एलएलपी, एक इंडिविजुअल पार्टनर के अगर कोई लेन देन हुआ है किससे, एलएलपी से, तो वो हमको इसमें पढ़ना है। सेक्शन 66 क्या लिखा देखो, अ पार्टनर में लैंड मनी, पैसा दे सकता है एलएलपी को, इंडिविजुअली ट्रांजेक्ट, लेन देन कर सकता अदर बिजनेस, यानी एज एक पार्टनर एलएलपी से किसी बिजनेस में लेन देन कर सकता है। 2 चीज़ें बोल रहा ना, या तो लोन दे रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है एलएलपी से, उसके सेम राइट्स और ऑब्लिगेशंस रहेंगे जो एक लोन देने वाले के या बिजनेस वाले के रहते हैं। समझा क्या लॉजिक क्या हुआ, यानी अगर एक एबीसी नाम की एलएलपी किसी XYZ की बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी तो इसका अधिकार होगा ना एबीसी की प्रॉपर्टीज़ पर, एबीसी की सिक्योरिटीज़ पर। सेम वैसे ही एबीसी का खुद का एक पार्टनर अगर अपनी एबीसी मतलब एलएलपी, एबीसी एलएलपी को लोन देता है तो जो एक क्रेडिटर के राइट्स होते हैं ना वो इस पार्टनर के होंगे, क्योंकि वो एज ए पार्टनर नहीं दे रहा है लोन, एज ए क्रेडिटर दे रहा है, ठीक है। और जो एक बिजनेस करने वाले के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अधिकार होते हैं वो इस पार्टनर के होंगे। तो ऐसा मान लो कि वो पार्टनर नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लो, है ना। जो पार्टनर नहीं होता तो उसको कितने सारे राइट्स मिलते हैं ना, बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे ही इस पार्टनर को भी सेम राइट्स और बेनिफिट दिए जाएंगे, ये तो उसको ग्रांटेड ले लेंगे इन लोग। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 67 क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगा, कहाँ पब्लिश करेगा उस नोटिफिकेशन को, अपनी ऑफिशियल पब्लिकेशन में, और डायरेक्शंस देगा दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। अगर मैं नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार के, ध्यान देना,
मैं लिखता हूँ अगर एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट के 1956 के कुछ प्रोविज़न एलएलपी को फॉलो होंगे जो अभी तक चेंज नहीं हुए 2013 में भी, तो लिखा है ना वो, अगर वो ध्यान देना 1956 के अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अभी तक चेंज नहीं हुए इवन 2013 में भी, तो आप मान लेना कि वो अब 2013 के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहला तो ये हुआ। और 2013 कंपनीज एक्ट कंपनी को फॉलो होगा, तो वही 2013 कंपनीज एक्ट एलएलपी को भी फॉलो होगा। तो मतलब 2013 में वो रूल्स भी हैं जो 1956 में चेंज किए नहीं गए। तो लिखा है शेयर अप्लाई, ठीक है ना। ये अप्लाई होगा तो कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, जैसे कुछ बेनिफिट, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन। शायद कंपनी फॉर्म को जितनी कठोरता से या कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ेंगे, शायद एलएलपी को उतना ज़्यादा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की, क्या बोल सकते हैं, उसको कंठस्थता या उसको उतना ज़्यादा एक रिजिडनेस नहीं है। ठीक है, फिर जितने भी नोटिफिकेशन निकाल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया 1956 के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो अंडर सबसेक्शन 1 जो अपन ने ऊपर पड़े 1 था ना वो, है ना। क्या होता है जब आप किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन लाते हैं कानून में, कानून की इम्प्लीमेंटेशन, आप किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, है ना। ये ड्राफ्ट में जो सजेशंस होते हैं ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा होते हैं बेसिकली। तो एक कमेटी को आप बोलते हैं ड्राफ्ट बना के दो, कानून बनाना है हमको, इसको हम टेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर हम इसको दोनों हाउसेस में रखते हैं पार्लियामेंट के, जब वो सेशन में होते हैं, है ना। अगर सेशन में नहीं होंगे तो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हो जाएगा फिर वो, है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही पास कर देगा। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days for a period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more session। 30 दिन के अंदर आपको उस पर जजमेंट लेना है कि उस ड्राफ्ट को पास करना है या नहीं करना है। अब या वो पार्लियामेंट का एक सेशन 30 दिन का हो, या फिर 2 और 2 से ज़्यादा सेशन मिला के 30 दिन हो, क्योंकि विंटर का अलग होता है, समर का अलग होता है। अब पूरे टाइम तो इसी में तो बातचीत नहीं करेंगे ना, इसी ड्राफ्ट में, है ना। और अगर एक सेशन इमीडिएटली एक्सपायर होता है तो दूसरा सेशन आएगा सक्सेसिवली, तो उसमें आप वो 30 दिन ऐड कर देना, है ना, समझा ना। जैसे समर का कोई सेशन था ना पार्लियामेंट का, तो उसके 15 दिन चलेगा, तो अगले सेशन के 15 दिन, ऐसे आप 30 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ हाउसेज एग्री इन डिसअप्रूविंग द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, और बोथ हाउसेज, अब वो एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं वो तो आपको पार्लियामेंट सेशन में पता चल जाएगा। अगर वो डिसएग्री करते हैं तो फिर आप उस नोटिफिकेशन को इशू नहीं कर सकते। आप तभी करोगे इशूड उस नोटिफिकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब दोनों हाउसेस क्या करेंगे, उस पर एग्री करेंगे कितने दिन के अंदर, 30 days पे उसके रखने के 30 दिन के अंदर। वो 30 दिन दोनों सेशन, तीनों सेशन में लाके भी हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है पूछ सकता है, नोटिफिकेशन की कॉपी किस तरीके से पास होगी। ठीक है, समझ में आया। लास्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 68। एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द एलएलपी, या किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करना है या रिकॉर्ड करना है, रजिस्टर्ड करना अंडर दिस एक्ट, एलएलपी एक्ट। ठीक है, रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड इन सच मैनर सब्जेक्ट टू कंडीशन, इस तरीके से रिकॉर्ड और रजिस्टर करो जो कंडीशन एलएलपी में प्रिस्क्राइब की गई है। और ये कंडीशंस कौन प्रिस्क्राइब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि आप जब भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं या रजिस्टर्ड करते हैं किसी भी अथॉरिटी के पास, तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं आपको, ये एक तरीका होता है उसको करने का, वो तरीका आपको एलएलपी में लिखा के दे चुके हैं। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल की है ना, तो अगर उसकी किसी को कॉपी चाहिए, कोई पार्टनर को या कोई स्टेक होल्डर को, या उसका कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एक्सट्रैक्शन चाहिए, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक आपने डॉक्यूमेंट इनके पास फाइल किया है ना, तो देना पड़ेगा, देना पड़ता है। देखो लिखा ना, अ ट्रू कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट एडमिसिबल एज एन एविडेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्लियर है ना। A copy or an extract from any document electronically filed with or submit to the registrar which is supplied or issued by the, और ये जो कॉपी और एक्सट्रैक्शन है आपको कौन देता है, ये इन्हीं के पास सबमिट की, तो यही देंगे ना। उसमें डिजिटल सिग्नेचर होती है आपकी एज ए पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर एज फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ना उसकी। तो वो जो कॉपी है ना उसको एक ट्रू एविडेंस माना जाएगा, वैलिडिटी एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह, क्योंकि आरओसी ने आपको उसकी कॉपी और एक्सट्रैक्शन दिया है।
लगता है ना कभी कभी कोई चैलेंज कर देता है आपकी वैलिडिटी को, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन दिखाने पड़ते हैं जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इस तरह की। अफिक्सिंग मतलब छापना, सील देना, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार दैट इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार थ्रू अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। किसके सिग्नेचर है इन डॉक्यूमेंटेशन पे, बोलो रजिस्ट्रार की। अगर रजिस्ट्रार ने कोई इन्फॉर्मेशन हमको दिया और उस पर अगर उसकी सिग्नेचर है तो उसको हम ट्रू मानेंगे, ट्रू, उसको झूठा नहीं मान सकते। और रजिस्ट्रार की सिग्नेचर है तो वो एडमिट भी हो जाएगा एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सुना रहा ना? ओके, कोई चैलेंज कर दे तो बात अलग है, लिखा ना कॉन्ट्ररी टू एड्यूस, कोई एडमिट नहीं कर रहा है अगर उसको तो बात अलग है। नहीं तो किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी या एक्सट्रैक्शन अगर आरओसी के डिजिटल सिग्नेचर पे इशू होगा तो वो वैलिड होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो एज एन एविडेंस, और वो एडमिट भी, कोर्ट में एडमिट भी किया जाएगा, मतलब एक्सेप्ट भी किया जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता अनलेस कुछ कॉन्ट्ररी शो ना हो उसमें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझता है आपको? जैसे ये आपके सामने जो पेज है मैंने बोला भाई इस पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन मुझे दो, उसी को बोला मैंने, ये दैट इज़ वन ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द होल डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट काम करता है, ठीक है। और अगर आप पेमेंट ऑफ एडिशनल फी सेक्शन 69, एनी डॉक्यूमेंट जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हो गया आपका, और रिटर्न, एनुअल रिटर्न्स हो गए, आपके अलॉटमेंट रिटर्न्स हो गए, जो आपने फाइल किया या रजिस्टर्ड किया किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं हर साल 30 डेज़ के अंदर, जब भी आपको करना था ऐसा दिए हुए समय पर, अगर आपने ये नहीं किया, ठीक है, आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, है ना, तो आपको और 300 दिन मिलेंगे ऐसा करने के लिए। बाप रे, बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, बराबर है। मगर वो जो आप हर दिन डिले करेंगे ना, उस पर आपको 100 रुपये ऐड होते जाएगा। इन्हें कैसा, 31 दिसंबर को अगर आप 2020 आपने रजिस्ट्रार को अपने एनुअल रिटर्न्स या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल नहीं किए, बुक्स बैंक अकाउंट्स, ठीक है, तो आपको और 300 दिन मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मतलब 1 साल ही मिल रहा है पूरा, मतलब 300 दिन काउंट करो उसको। मगर वो 31 दिसंबर के बाद अब वो 300 दिन में जितने दिन ऐड होंगे हर दिन का आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप डिले करोगे तो। लॉजिक समझा? टाइम पीरियड तो आपका 31 दिसंबर ही था, मगर अब हर दिन की पेनल्टी लगेगी, मगर 300 दिन तक आपको अलाउ है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन या रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी जा सकती है, एक्स्ट्रा 300 दिन, बट विद द पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ पर डे, एडिशनल फ़ी, पेनल्टी नहीं, एडिशनल फ़ी, ठीक है। अब इतना टाइम कौन सी कंपनी LLP लेगी आई डोंट नो, बट ठीक है, एक कंडीशन दे दिया है। हाउएवर such document written without prejudice to any other section or liability under the section act also be filed after such period of। अगर कंपनी किसी वजह से किसी भी प्रकार की प्रेजुडिस नहीं की, कंपनी ने गलत काम नहीं की, प्रेजुडिस मतलब कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं की, कुछ गलत नहीं की, कोशिश कर रही थी वो 300 दिन में फाइल करने का, बराबर है नहीं बराबर है, अब 300 दिन भी खत्म हो गए तो फिर और एडिशनल फ़ी मांगी जा सकती है, बट आपको दंड नहीं दिया जा रहा है। लॉजिक समझ रहे कितना ज़्यादा समय मिल रहा है आपको, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा कि आप पे किसी प्रकार का ना एक्शन ना कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है, ना आपने कुछ गड़बड़ किया है रिटर्न फाइलिंग में, ना कोई भी काम प्रेजुडिस है, मतलब कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी काम आप कम कर रहे हैं। मतलब पहले तो आपको फॉर एग्जांपल 30 दिन में फाइल करना था, उसके बाद आपको और 300 दिन मिल रहे हैं पर डे का 100 रुपीज़, फिर इसके बाद आपको और डेज एक्सेप्टेबल है वो एडिशनल फ़ी के साथ में, ठीक है। ख़त्म हो गया आपका LLP चैप्टर, छोटे छोटे सेक्शन है, भूलना मत, ओके। फाइल और रजिस्टर्ड का मतलब समझो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने अलॉटमेंट की, अब उसकी इन्फॉर्मेशन उसका आरओसी को देनी है, तो आपने अलॉटमेंट की, तो जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास की, तो उसकी एक कॉपी आप आरओसी को दोगे, दैट इज़ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते थे, इसको हम रजिस्टर्ड कराते हैं आरओसी के पास में, ठीक है, ध्यान देना। नेम क्लॉज हो गया आपका, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में आता है, ठीक है। साल भर में जो चीज़ें होती हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं ना, फाइल करते हैं।
बट जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है जिसमें कंपनी की डिटेल्स होती है वो रजिस्टर्ड होता है वहाँ पर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बोलना कुछ भी नहीं है, जो भी लगेगा आप मेरे से पूछेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर ख़त्म। ठीक है।